ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਆਪ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ, तो ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। पंजाब और पंजाबियों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, पूरी दुनिया में पंजाबी रहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों में बसते हैं, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन आज पंजाब से इन देशों की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ख़राब है। पंजाब में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक मोहाली में, एक अमृतसर में, और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सिर्फ नाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। सर, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ना के बराबर ऑपरेट करती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ना के बराबर उड़ती हैं, और किसी एक आधे छोटे देश अगर वहाँ से फ्लाइट जाती भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम। सर, आज मैं पंजाब और पंजाबियों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। सर, one second. Can't you keep your seat? Honorable Member Jaya Bachchan raised a very important issue. I wanted to reflect to it after you had concluded, but since you have continued with the 2 indiscretions, you need to be careful about it. Okay. Everything which you say here leads to consequences. As regards what the Honorable Member said, if someone is speaking, where is the occasion to make a shouting of that kind? I deprecate this, whether it is from this side or that side. Thank you, sir. Everyone is entitled to patient hearing, and let us not show aggression except in our thought process. Both sides are there, so be careful about it. Go ahead. सर, ये 2 फायदे पहुंचाने के बाद, कॉर्पोरेट जगत को फायदे पहुंचाने के बाद, जब सरकार से पूछा गया कि आपने ये फायदे क्यों दिए, तो सरकार कहती है इससे रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार तो उत्पन्न हुआ नहीं सर। भारत में आज बेरोजगारी की दर 45 साल में सर्वाधिक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी बाजार में। महंगाई की दर 30 साल में सर्वाधिक है, महंगाई भी कम नहीं हुई। और तीसरी चीज जो सरकार हमें बताती है कॉर्पोरेट जगत को ये फायदे देने के लिए, कि प्राइवेट निवेश इस देश में बढ़ेगा। सर, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट निवेश Q1 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 20% से घटा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2022 के अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 22% से गिरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 59% से घटा है। और GFCF, जिसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंडस्ट्री फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करती है, वो वित्तीय वर्ष 19-20 से लेकर आज तक लगभग सारे क्वार्टर्स में गिरता गया, 1-2 क्वार्टर छोड़ के। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हालात हैं इस देश में। मैं कहना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि आज से 2-3 महीने पहले इंडस्ट्री से बात करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा दैट व्हाई इज द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर नॉट इन्वेस्टिंग। उन्होंने उन्हें डांट के कहा कि आप लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रियायतें देने से नहीं आती, इन्वेस्टमेंट डिमांड क्रिएट करने से आती है। आपको मार्केट में मांग क्रिएट करनी पड़ेगी। जब मांग क्रिएट होगी तो उत्पादन भी होगा और खपत भी होगी। मैं एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं सर। 7वीं बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है, डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी, गिरता हुआ रुपया। सर, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में रुपये को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। सर, रुपया 82 रुपये हो गया है। जब ये सरकार बनी थी तो रुपया 60 रुपये। सर, खत्म करने दीजिए। इज माय मेडन स्पीच सर, प्लीज। सर, मेडन स्पीच सर, इज माय मेडन। सर, 2014 में 1 डॉलर जब इनकी सरकार आई थी वो 60 रुपए का मिलता था सर। आज 1 डॉलर 82 रुपए का हो गया। ये सरकार कहा करती थी, कई बड़े नेता इनके दिग्गज कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है, भारत की प्रतिष्ठा गिरती है।
आज तो सर लगता है कि साख, प्रतिष्ठा और रुपया सब न्यूनतम स्तर पे आ गया सर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं सर कि कोई भी अर्थशास्त्री आपको यह बताएगा कि जब रुपया गिरता है तो भारत के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, और बढ़ने चाहिए भी सर। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बायर अमेरिका में बैठा है, वो भारत की एक वस्तु $5 पे खरीदता था। आज क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया और रुपया कमजोर हो गया, वो वस्तु $3.5 में उसे मिल जाती है, तो वो ज्यादा ऑर्डर देता है, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। लेकिन आज एक बड़ी चौंका देने वाली स्थिति इस देश में है कि रुपया तो गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत के एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रहे हैं, यह मैं सवाल भारत की वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इस ईयर ऑन ईयर आंकड़ों की हम बात करें अक्टूबर 2022 की, तो 16.7% से भारत के एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए सर। यानी कि रुपया भी गिर गया और भारत के एक्सपोर्ट्स भी गिर गए। ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सर, 8वीं बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द फेलियर ऑफ द स्टार्टअप्स। पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूम घूम कर सरकार के बड़े नेताओं ने कहा कि भारत अब एक स्टार्टअप नेशन बन गया है। दुनिया में भारत अब दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल बोला जाएगा। मैं बताना चाहता हूं सर, क्या कभी वित्त मंत्री जी ने मुड़ के भारत के स्टार्टअप्स की हालत देखी? आज भारत में 10% से भी कम स्टार्टअप्स अपनी 5वीं सालगिरह पूरा करते हैं। ईयर ऑन ईयर 37% का डिक्लाइन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में है। और अनअकैडमी हो, ओला हो, कार्स 24 हो, वेदांतु हो, बाइजूस हो, मीशो हो, चार्ज भी हो, उड़ान हो, ये सारे बड़े स्टार्टअप्स, जो ये बड़े बड़े स्टार्टअप जिन्हें हम न्यू इंडिया की न्यू इकोनॉमी कहकर पूरे विश्व में प्रचारित करते हैं, इन सारे स्टार्टअप्स ने नौकरियां से लोगों को निकालकर हजारों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। सर, मैं आता हूं डिमांड फॉर ग्रांट्स पर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये मैं पढ़ रहा था सर, 3,25,757 करोड़ सरकार ने मांगे हैं। इसमें 1 लाख करोड़ एक सब्सिडी के लिए हैं, 80,000 करोड़ दूसरी सब्सिडी के लिए हैं, 45,000 करोड़ तीसरी सब्सिडी के लिए, और ऐसे सब्सिडी के पैसे मांग रहे हैं। सर, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स कहां है? ये तो डिमांड फॉर सब्सिडी है। और जब हम लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त शिक्षा देती है, मुफ्त स्वास्थ्य देती है, तो इनको हमारी सब्सिडी रेवड़ी लगती है सर। इनकी सब्सिडी, हमारी सब्सिडी रेवड़ी, ऐसा तो नहीं होगा सर। ये करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। हमारी सब्सिडी भी सब्सिडी है, इनकी सब्सिडी भी सेफ। और मैं चाहूंगा सर, इस देश में बहस होनी चाहिए और आप वो बहस कराएं सर कि रेवड़ी क्या है, सही मायने में क्या मुफ्त की रेवड़ी और क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। सर, यहां बैठे सभी सांसदों को और लोकसभा में बैठे सभी सांसदों को सर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। सर, हमें 50,000 मुफ्त बिजली मिलती है प्रति एनम। सर, 40 लाख लीटर मुफ्त मिलता है। सर, अगर आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देते हैं आम आदमी को, 20,000 लीटर मुफ्त दे देते हैं, तो इन्हें दर्द होता है। अरे सुनो साहब, सुनो, शांति से सुनो सर, सुनने की हिम्मत रखो साहब, सुनने में क्या तकलीफ है सर, उनको तो बढ़ाओ ना। सर, मैं बताना चाहूंगा इस देश के मैं महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं सर। कंक्लूड, इस दुनिया में बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, ओवर। सर, इस दुनिया, Come on. Please, honorable member, please. सर, इस दुनिया में, Right, but please. सर, इस दुनिया में Leave it to the chair. सर, इस देश, Please conclude. बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, मेरे बस 2 पन्ने रह गए सर। सर, इस देश के नहीं, 12 पढ़ चुका हूं सर। इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं सर, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं। इस दुनिया, सर बस कंप्लीट कर रहा हूं सर, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा देते हैं। सर, वो इसलिए मुफ्त नहीं देते क्योंकि वो विकसित हैं सर, वो इसलिए दे पाते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें मुफ्त देकर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, इसीलिए विकसित बने। डॉक्टर, सर, अंत में मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सर, आखिरी आइटम पे, सर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में पढ़ रहा था सर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं सबका ध्यान चाहूंगा सर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड रेडी बिल्ट ऑफिस अकोमोडेशन फॉर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट।
30 करोड़ रुपीस। सर खाली 30 करोड़ रुपए ईडी के लिए, इनका बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला विभाग है, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। इसके लिए तो 30 लाख करोड़ लेना चाहिए, खाली 30 करोड़ से बात नहीं बनेगी। इनको 3 लाख करोड़ लेकर ईडी के थाने हर गली मोहल्ले में खोलने चाहिए और किसी मोहल्ले में कोई विपक्ष का नेता ना बचे, सबको जेल में डालने का काम करना चाहिए। सर प्रसन्नता नंदा सर अंत में डॉक्टर प्रसन्नता नंदा सर आखिरी पेज है सर, आखिरी सर आखिरी पन्ना है। मेरे 10 सवाल हैं बस सर, लास्ट मेरा पहला सवाल, मैं 10 सवाल वित्त मंत्री जी 30 सेकंड सर 2 मिनट बस 30 सेकंड मैं 10 सवाल पूछ के अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला सवाल, डज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर नो the market price of 1 kg of wheat, 1 kg of rice and 1 liter of milk today? Sir, why has the government, second question sir, why has the government's mega budget presented in February 2022 failed to generate employment? My question number 3 sir, why is inflation in products which are produced in India, not imports like petrol and diesel, burning a hole in the common man's pocket? Sir, question number 4, why is the private sector not investing despite repeated appeals by the Honorable Finance Minister? Question number 5, how many jobs have been created by way of handing out these favors of tax waivers and debt waivers to the corporate India? Question number 6, why is there a tremendous meltdown in India's new economy, that is the startup economy? Question number 7, how long before the rupee regains its value, sir, or is the government working towards hitting a century with the value of the Indian rupee? So question number 8, if the rupee is weakening, exports should rise. Exports are the second engine of our economy. Why are the exports falling? Question number 9, given the sad plight of Indian economy where the growth rate is lesser than the inflation rate, has India formally entered stagflation? Conclude. And my last question is, when will the government reduce the tax burden on the common man, that is the GST? डॉक्टर Thank you, sir. प्रशांत नंदा डॉक्टर प्रशांत नंदा गुड थैंक यू। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੇਵੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?